जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 61। आज के लेक्चर में एक तो हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, 4 और 5। चैप्टर हमारा चल रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 11 हमारी बुक के मुताबिक। उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, 4 और 5 इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। और फिर टेस्ट 6 की डिस्कशन हमारी ड्यू थी, तो आज के लेक्चर में टेस्ट 6 की डिस्कशन करेंगे हम। तो पहले चलते हैं हम असाइनमेंट डिस्कशन की तरफ। जी देखते हैं जी क्वेश्चन 9। अंडर द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन हमसे पूछ रहा है। सिंपल होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फ़र्क हमने पढ़ा है। इसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन कर देंगे जिसने बिफोर मेच्योरिटी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया हो जो रेगुलर है, कंप्लीट है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। चार चीज़ें हमने इसमें उसको बतानी है। एक, बिफोर मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट हो, दूसरा इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, और कंप्लीट और रेगुलर इंस्ट्रूमेंट हो, हर लिहाज से किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो इसमें, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। What do you understand by the term holder, holder in due course and payment in due course under the Negotiable Instrument Act 1881? ये तीनों टर्म्स भी हमने स्टडी किया। होल्डर इन ड्यू कोर्स तो अभी स्टडी कर ली। होल्डर में दो चीज़ें, एक जिस पोजेशन में हो इंस्ट्रूमेंट और वो इंटाइटल टू रिसीव हो, लेकिन होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस है। और इस तरह पेमेंट इन ड्यू कोर्स हमने स्टडी किया था, जो कि ऑन मेच्योरिटी पेमेंट की जाए और विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट हो, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में आपने याद किए होंगे, उसको रिप्रोड्यूस करना है। कोई केस स्टडी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कस करने वाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाँ जी, इसमें कंसेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। कैरेट स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पर्सन अल्टीमेटली रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट। कि जो लास्ट पर्सन है जिसको ये इंस्ट्रूमेंट रिसीव हो रहा है, नीचे जो भी केसेस हैं, तो लास्ट पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है, ये हमने डिसाइड करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला, कामरान बाउट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15 जनवरी एंड पेड हिम बाय बेरर चेक डेटेड 25 जनवरी। कामरान ने दाऊद से चीज़ें खरीदी 15 जनवरी को और उसे बेरर चेक दिया जिसके ऊपर डेट लिखी थी 25 जनवरी। अगर 15 जनवरी को 25 जनवरी का चेक दिया जाए तो आपको याद है उस चेक को हम क्या कहते थे? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। देन दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर उसके बाद दाऊद ने इस चेक को वकास को दे दिया। चूंकि वकास को ये चेक इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन मिला है, क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे हमें पता चले कि वकास इन गुड फेथ चेक को रिसीव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वकास इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन यानी गुड्स रॉ मटेरियल सप्लाई किया, रिसीव कर रहा है, तो वकास यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सेकेंड, कमाल ट्रांसफर्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज 1 डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। आफ्टर इट्स मैच्योरिटी को अंडरलाइन कीजिए। आपको याद होगा कि मैंने बताया था जो इंडोर्समेंट्स होती है, ट्रांसफर होते हैं, वो मैच्योरिटी से पहले होने चाहिए। मैच्योरिटी के बाद तो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होती है, तो यहाँ पे मैच्योरिटी के बाद इंस्ट्रूमेंट मिला है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया गया है 1 डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। तो इसमें जो जमाल है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑन और बिफोर मैच्योरिटी मिलना चाहिए। ये आफ्टर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, इसीलिए ये होल्डर तो है जमाल, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया जा रहा है। थर्ड, अनम रिसीव्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर टू हर बाय हर ब्रदर एज गिफ्ट। गिफ्ट को अंडरलाइन कीजिए। अब चूंकि अनम ने ये इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, ये फॉर कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए अनम होल्डर तो है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। फोर, कमाल ट्रांसफर्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज्ड अ वीक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। जमाल न्यू दैट द बिल वाज स्टोलन बाय कमाल। अगर यहां तक क्वेश्चन रहता तो हम कहते कि जमाल के पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है वो उसने फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ रिसीव किया है, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है जमाल। लेकिन जो अगला सेंटेंस है, जमाल न्यू दैट द बिल वाज स्टोलन बाय कमाल, कि बिल कमाल ने चोरी किया था और जमाल को पता था कि बिल चोरी का है, तो चूंकि जमाल को पता था इसलिए ये इन गुड फेथ वाला केस नहीं रहा।
जमाल ने इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ रिसीव नहीं किया, इसलिए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है बल्कि होल्डर समझा जाएगा। इन गुड फेथ होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए दो कंडीशन सबसे अहम है, फॉर कंसीडरेशन रिसीव किया गया हो और इन गुड फेथ इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया गया हो। यहाँ पे चूंकि इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ रिसीव नहीं किया गया, इसलिए जमाल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, सिर्फ होल्डर है। 5. अजमल gave a promissory note to Bashir. Bashir lost the instrument and it was found by Habib. इंस्ट्रूमेंट था बशीर का, बशीर से गुम हो गया और हबीब को मिला। कैन, अब ये प्रोमिसरी नोट था, यहां पे उसने बताया नहीं बेरर था कि ऑर्डर था। कैन हबीब रिकवर द अमाउंट ऑन दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो बिल्कुल हबीब रिकवर करवा सकता है अमाउंट, लेकिन अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर पेएबल टू बशीर है तो हबीब उसके ऊपर रिकवरी नहीं करवा सकता। यहां पे उसने मेंशन नहीं किया। आप यहां तो दोनों केसेस कवर करें कि अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होगा। यहां सिर्फ एक केस बेयर इंस्ट्रूमेंट वाला एज्यूम कर लें, मेंशन ना किया तो हम बेयर इंस्ट्रूमेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो हबीब रिकवर करवा सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो हबीब रिकवर नहीं करवा सकता क्योंकि वो सिर्फ बशीर रिकवर करवा सकता है। फिर क्या कह रहा है, हबीब ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू दाऊद फॉर कंसीडरेशन हु डिड नॉट नो दैट इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट। अच्छा, अब हबीब ने आगे फर्दर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया दाऊद को। अब देखिए दाऊद ने इसको एक तो फॉर कंसीडरेशन रिसीव किया है और हु डिड नॉट नो दैट इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट, और उसको पता भी नहीं था दाऊद को कि ये इंस्ट्रूमेंट चोरी का है, गुम हुआ है। इसका मतलब है दाऊद ने फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ इस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया। कैन दाऊद रिकवर द अमाउंट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, यस, क्योंकि दाऊद इस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स है और उस अमाउंट को रिकवर करवा सकता है। दाऊद यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्यों होल्डर इन ड्यू कोर्स, हालांकि हबीब तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, दाऊद क्यों होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, इसलिए कि दाऊद ने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन इस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बताइए क्या इन केसेस में पेमेंट इन ड्यू कोर्स समझी जाएगी। पहला केस, ए बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक, यानी फ्यूचर के डेट की 25 तारीख का चेक है, उसकी पेमेंट कर दी बिफोर द डेट मेंशन्ड ऑन द चेक। चेक की डेट जो उसको चेक मेंशन उससे पहले उसकी पेमेंट कर दी। तो याद रखिए अगर ड्यू डेट से जो उसके चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है उससे पहले पेमेंट कर ली जाए तो वो वैलिड पेमेंट नहीं समझी जाती। आपको याद होगा बताया था कि चेक के ऊपर जो डेट लिखी होती है, चेक उसके 6 महीने उस डेट पे या उसके 6 महीने के बाद तक इन कैश करवाया जा सकता है, ना उस डेट से लिखी हुई डेट से पहले चेक को कैश करवाया जा सकता है और ना ही 6 महीने के बाद चेक को कैश करवाया जा सकता है। ड्यू डेट से जो चेक के ऊपर डेट लिखे उससे पहले उस चेक को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, और 6 महीने गुजर जाए तो फिर उस चेक को कहते हैं स्टेल चेक। तो ना तो पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट इन ड्यू कोर्स है और ना ही स्टेल चेक की पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। चूंकि डेट से पहले पेमेंट कर दी तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि जो चेक के ऊपर डेट मेंशन थी उससे पहले पेमेंट होगी। सेकेंड, ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेमेंट विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एज टू आइडेंटिटी ऑफ पे। आपको याद होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इंक्वायरी करना लाजमी होता है पेमेंट करने से पहले, यानी जो ड्रॉई है उसे पेई को पैसे अदा करने से पहले, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेई को पैसे अदा करने से पहले इंक्वायरी करनी है, तसल्ली करनी है कि यही ट्रू पेई है, अपनी रीजनेबल सेटिस्फेक्शन करनी है। यहां पे चूंकि उसने विदाउट मेकिंग इंक्वायरी की तो बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट अगर विदाउट इंक्वायरी कर ली जाए वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। थर्ड केस, ए बैंकर पेड ए चेक विद फॉर सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, ये भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। यानी अकाउंट होल्डर के अगर गलत साइन करके बैंक से पेमेंट निकलवाएगी, याद रखें बैंक के पास जितने भी ड्रॉर्स हैं यानी अकाउंट होल्डर है उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर मौजूद होते हैं और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी चेक की पेमेंट करने से पहले ड्रॉर यानी अकाउंट होल्डर के साइन को स्पेसिमेन सिग्नेचर से मैच करे। अगर बैंक ये मैच नहीं करता और फॉर सिग्नेचर की बेस पे पेमेंट हो जाती है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। और यहाँ पे जहन में रखिएगा एक और कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया था, अगर सारा क्वेश्चन नहीं हो थर्ड वाला लिखा हो बैंकर पेड ए चेक विद फॉर सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, किसी इंडोर्सर के फॉर सिग्नेचर कर दिए गए, उस सूरत में अगर पेमेंट की जाए तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी, क्योंकि बैंक के पास अकाउंट होल्डर के ड्रॉई के सिग्नेचर तो होते हैं, बैंक के पास ड्रॉर के सिग्नेचर तो होते हैं, लेकिन जो इंडोर्सर्स होते हैं इंडोर्सर के सिग्नेचर नहीं होते बैंक के पास।
बैंक के पास सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे। अगर चेक किसी मिस्टर ए बैंक का अकाउंट होल्डर है, मिस्टर ए ने साइन करके चेक बी को दिया, अगर ए के 4 सिग्नेचर हैं फिर बैंक को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, पेमेंट करेगा तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। लेकिन ए ने चेक बी को दे दिया, बी से 4 सिग्नेचर के जरिए से किसी और ने इंडोर्समेंट करवा ली, तो याद रखिए अगर इंडोर्सर के 4 सिग्नेचर हो उस सूरत में बैंक पेमेंट कर दे, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर और सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर दोनों में कंसेप्ट डिफरेंट है। ड्रॉर के सिग्नेचर हो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, इंडोर्सर के 4 सिग्नेचर हो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सुल्तान ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद। सुल्तान ने अमजद पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, यानी सुल्तान ने अमजद को कहा कि भाई तुम पैसे अदा करो, किसको? मेड इट पेएबल टू बुखारी, आर ऑर्डर, बुखारी को पैसे अदा। सुल्तान ने अमजद को कहा बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए से कि बुखारी को पैसे अदा करने हैं। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या हुआ? अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम wrongfully acquired possession of the bill and presented it to अमजद for payment। किसी और बंदे ने जिसका नाम सेम था, बुखारी ही नाम था, उसने चोरी कर लिया, गुम हुआ ये इंस्ट्रूमेंट उठाया और अमजद को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है और बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करने से पहले ड्रॉई ने तसल्ली करनी होती है, तो अमजद ने क्या किया? अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी, अमजद ने ड्यू इंक्वायरी की एंड बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी मेड पेमेंट ऑन द बिल, और तसल्ली होने पे कि प्रेजेंटर बुखारी ही है। अब एक नाम से 2 लोग भी तो हो सकते हैं ना। अब बुखारी को पेबल था, बुखारी कोई दूसरा बुखारी आया, लेकिन उसने अपना आईडी कार्ड सामने प्रेजेंट कर दिया कि सर ये देखिए मेरा ही नाम बुखारी है और ये इंस्ट्रूमेंट भी पेबल टू बुखारी है। अमजद ने तसल्ली करने के बाद कि ये बुखारी ही बंदा है, पेमेंट कर दी। Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1880 discuss whether अमजद is discharged from his liability। Yes, अमजद की लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि याद रखें अमजद ने ड्यू इंक्वायरी करनी थी जो उसने की है। यहाँ पे देखिए अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरीज, यही पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अमजद ने चूंकि ड्यू इंक्वायरी कर ली इसीलिए अब उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब अगर साबित उसने तसल्ली कर ली कि बुखारी था, अब अगर कोई और बुखारी होता है तो याद रखें चूंकि रीजनेबल इंक्वायरी हो चुकी है इसीलिए अब अमजद की लाइबिलिटी नहीं है, अमजद ने पेमेंट कर दी, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, अमजद की लाइबिलिटी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, स्टेट वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इनलैंड और इंस्ट्रूमेंट्स। आपको याद होगा इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड की हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ हो पाकिस्तान में और पेएबल इन पाकिस्तान हो या पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान या पेएबल टू ए रेजिडेंट। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेएबल है पाकिस्तान से बाहर किसी और जगह पे, लेकिन किसी पाकिस्तानी रेजिडेंट को अगर पेएबल है तो वो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पहला ड्रॉन इन पाकिस्तान और दूसरा पेएबल इन पाकिस्तान और पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों में से एक चीज पूरी होनी चाहिए, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। यहां पे कह रहा है पहचानिए इनमें से कौन सा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, तो आइए भी पहचानते हैं। पहला, प्रोमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान बट पेएबल इन म्यांमार। मेड इन पाकिस्तान है, पेएबल फॉरेन कंट्री में है, क्या ये इनलैंड है या इंस्ट्रूमेंट? डिपेंड करता है रेजिडेंट के ऊपर। अगर म्यांमार में पेएबल भी है, पाकिस्तान में नहीं है ये, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये शायद श्रीलंका में है, जहां पे भी है। तो अगर पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरी जगह पे पेएबल है लेकिन किसी रेजिडेंट को पेएबल है, पहले केस में अगर ये बिल म्यांमार में किसी रेजिडेंट को पेएबल है तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझा जाएगा। हालांकि फॉरेन कंट्री में पे हो रहा है लेकिन चूंकि रेजिडेंट को पाकिस्तान को पे हो रहा है तो इनलैंड। और अगर किसी ऐसे पर्सन को पे हो रहा है जो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है तो फिर ये क्या होगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले केस का आंसर डिपेंड करता है कि जिसको पेमेंट हो रही है वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं है। अगर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो ये इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, अगर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है वो बंदा तो ये इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। सेकंड, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेएबल इन यूके। पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ है लेकिन पेएबल पाकिस्तान से बाहर है और रेजिडेंट को भी पेएबल नहीं है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। रेजिडेंट भी यूके का है, पेएबल भी यूके में है, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हुआ। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन सादिकाबाद। दोनों पाकिस्तान, ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ और
पेएबल भी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को है। अब पेएबल इन सादकाबाद और इन दुबई, अब इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे दुबई में पेएबल हो चाहे पाकिस्तान में पेएबल हो, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। कब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बना? ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ है और पेएबल भी रेजिडेंट को है, तो ये हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया, दोनों कंडीशन पूरी होगी। फोर्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके। ड्रॉ इन यूके, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। जो पाकिस्तान में ड्रॉ नहीं हुआ वो तो हमेशा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा ना। जो पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ उसकी फिर दूसरी कंडीशन भी देखी जाएगी, पेएबल टू रेजिडेंट और पेएबल इन पाकिस्तान। तो ये फोर्थ वाला इंस्ट्रूमेंट ये हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। फिफ्थ, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सक्खर ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टेक सिंह बट पेएबल इन अफगानिस्तान। अब जब ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ है और पेएबल भी टू है पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान है, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान का हिस्सा है, तो दोनों ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, पेएबल भी पाकिस्तान में है, सॉरी ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल रेजिडेंट टू पाकिस्तान है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब चाहे अफगानिस्तान में भी पेएबल हो, लेकिन चूंकि पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। फिफ्थ, सिक्स, प्रोमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेएबल इन पेशावर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, पेएबल भी पाकिस्तान में है। सेवन, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके। ड्रॉन इन यूके, जैसे ही ड्रॉन इन यूके पे पहुंचे तो हमें पता चल गया कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ। ठीक, तो ये हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा सेवंथ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। स्टेट वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। बताना है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट फर्क तो पता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली जैसे ही पार्टी कहे फौरी तौर पे पेएबल होता है, और टाइम इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा टाइम दिया जाता है। पहला, अमजद ड्रॉन ए बिल ऑन साजिद एंड नो टाइम ऑफ पेमेंट वाज स्पेसिफाइड इन इट। जब कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब है कोई भी टाइम नहीं दिया गया, कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, पार्टी को कोई भी टाइम नहीं दिया गया, ये बिल किसी भी वक्त पेएबल हो सकता है। ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, पेएबल ऑन डिमांड। जैसे ही डिमांड किया जाएगा इस बिल की पेमेंट की जाएगी। जैसे ही अमजद डिमांड करेगा साजिद को इस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड, अदील साइंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज विद फॉलोइंग वर्ड्स 3 months आफ्टर डेट, यानी आज की डेट के 3 महीने बाद, पे टू राहील और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो चूंकि 3 months का टाइम मिल गया, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। पहले वाला डिमांड इंस्ट्रूमेंट है और दूसरे वाला टाइम इंस्ट्रूमेंट। 15, अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट। नेगोशिएशन आपको पता है कि ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। नेगोशिएशन के 2 तरीके हैं, एक है सिर्फ डिलीवरी के जरिए से नेगोशिएशन हो जाना, और दूसरा सिग्नेचर यानी एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो एंडोर्समेंट एक तरीका है नेगोशिएशन का, ठीक है। ये डेफिनेशन है, हमने पढ़ी हुई है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल। 16, ए बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ इमरान, यानी इमरान के पास बिल है, इमरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल, इंडोर्समेंट कर रहा है इमरान, एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ इंडोर्सी। साइन तो कर देता है लेकिन इंडोर्सी, जिसको इंडोर्स कर रहा है उसका नाम नहीं लिखता इमरान, एंड डिलीवर्स इट टू स्लिम, और स्लिम को दे देता है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंडोर्समेंट? ऐसी इंडोर्समेंट जिसमें सिर्फ साइन कर दिया जाए, नाम ना लिखा जाए, इसे हम ब्लैंक इंडोर्समेंट कहते हैं। व्हाट इज इट्स इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट यह है कि ब्लैंक इंडोर्समेंट से जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो भी बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट की जाए तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो भी बेयर, तो ये बेयर इंस्ट्रूमेंट हो गया। यानी जिस बंदे के पास भी पहुंचेगा वो उसके ऊपर कैश को रिसीव कर सकता है, अपना नाम साइन तो हुए हैं, अपना नाम खाली जगह पे फिल कर दे और पेमेंट ले सकता है। 17, बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ कामरान। एक बिल पेएबल है काम, यानी कामरान के पास है, कामरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल विद वर्ड्स, कामरान इसको बैक पे साइन कर देता है, यानी इंडोर्स कर रहा है कामरान भी। पे टू बिलाल और ऑर्डर एंड डिलीवर्स इट टू बिलाल, यानी कामरान ने क्या किया, कामरान ने साइन भी किए और फिर उसके बाद नाम भी लिख दिया पार्टी का, बिलाल का, ये भी इंडोर्समेंट है, ठीक है। लेकिन ये किस टाइप की इंडोर्समेंट है? इसे हम कहते हैं फुल इंडोर्समेंट। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंडोर्समेंट? ये फुल इंडोर्समेंट है। एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहा, बेयर इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। अब ये बिलाल को पेएबल है
बिलाल अगर चाहे तो फर्दर किसी और को इंडोर्स करना चाहे बिल्कुल इंडोर्स कर सकता है। चलिए ये हमारी असाइनमेंट डिस्कस हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा पास करते हैं और फिर इसके बाद टेस्ट 6 की डिस्कशन होगी हमारी। जी पॉज कीजिएगा। जी अब चलते हैं टेस्ट 6 की डिस्कशन की तरफ। बिजनेस लॉ टेस्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, यानी उन्होंने आपस में रेशियो डिसाइड किया 4:3, इक्वल रेशियो नहीं है। दे एडमिटेड डी टू द पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2013 इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट स्टेट हाउ दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बताइए फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे शेयर होंगे। इसमें याद रखिएगा, इसमें आप वो कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते कि अगर पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की तो वो इक्वल होगी। वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने आपस में रेशियो एग्री की या 4:3:2। फर्क सिर्फ यह है कि अब डी के नए पार्टनर के आने की वजह से अब ये रेशियो चेंज होगी। आपको वो कंसेप्ट याद होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, कि जब कोई फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी तो पार्टनर्स की आपस की रेशियो वही होगी जो रिकंस्टिट्यूशन से पहले की थी। तो यहाँ पे डी नया पार्टनर है, उसे तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा, क्योंकि डी का शेयर नहीं बताया हुआ, उसका शेयर प्रोपोर्शनेट होगा, यानी 4 पार्टनर है तो उसका शेयर 1/4। अगर डी के आने के बाद 5 पार्टनर होते हैं तो डी का शेयर होता है 1/5। यहाँ पे डी के आने के बाद चूंकि 4 पार्टनर है तो डी का शेयर है 1/4। अब बाकी का जो 3/4 शेयर है वो ए बी और सी का है। बाकी का 3/4 शेयर ए बी और सी का है, और वो ए बी और सी में किस रेशियो से डिवाइड होगा? उनकी ओल्ड रेशियो के लिहाज से, क्योंकि लॉ ये कहता है कि रिकंस्टिट्यूशन के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की आपस की रेशियो वही होनी चाहिए जो कि रिकंस्टिट्यूशन से पहले की थी। तो अब डी 1/4 तो अलग हो गया डी का, अब बाकी जो 3/4 है वो कैसे शेयर होगा? वो ए बी और सी इनमें शेयर होगा। और कैसे? इनकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो के लिहाज से, जो है 4 3 7 और 2 4, यानी बाकी बचा शेयर वो है 3/4 जो तीनों में डिवाइड होना है। 3/4 डिवाइड होगा ए में, बी में और सी में। किस रेशियो से? इनकी पुरानी रेशियो से। पुरानी रेशियो क्या है? ए की है 4/9, तो ये 3/4 रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा 4/9। बी को कितना मिलेगा? 3/9, 3/4 का 3/9, और सी को 2/9। ये इनकी शेयरिंग रेशियो होगी। आपने शायद अगर पार्टनरशिप काउंटिंग में टॉपिक पढ़ा तो उसमें इस तरीके से एलोकेशन होती थी, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1/3 आ गया, ये 1/4 हो गया, और ये 1/6। ये इनकी ए बी और सी की आपस की शेयरिंग रेशियो होगी। 1/3, 1/4, 1/6, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है 3/4 रिमेनिंग शेयर जो था ओल्ड रेशियो के लिहाज से। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताई है। आज सिंपल इतना लिख दे कि डी का शेयर होगा 1/4 और जो रिमेनिंग शेयर होगा 3/4 वो ए बी और सी में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ इतना लिख दें काफी है। ये लॉ का पेपर है, काउंटिंग का नहीं है, इसमें सारी डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स भी कम है, 2 मार्क्स है। बी, a firm in which A, B and C were partners placed an order with D for supplying certain goods on credit. A, B, C 3 पार्टनर्स थे, ऑर्डर दिया D को गुड्स सप्लाई करो। बिफोर D could supply the goods, C died. D के गुड्स सप्लाई करने से पहले C की डेथ हो गई। D supplied the goods after C's death. D ने C की डेथ के बाद गुड्स सप्लाई की। यहां पे रुक के पहले तो एक चीज ये सोचे कि जो फर्म पे लोन क्रिएट हुआ, क्रेडिट क्रिएट हुआ, वो कब हुआ? जिस दिन गुड्स को ऑर्डर किया था या जिस दिन गुड्स डिलीवर हुई। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ी आपको याद होगा कि जो सेल और परचेज रिकॉर्ड होती है वो डिस्पैच और सीट की बेस पे होती है, तो ऑर्डर की बेस पे नहीं होती। तो यहाँ पे जब गुड्स रिसीव हुई वो सी की डेथ के बाद, इसका मतलब है फर्म का डेथ, फर्म की लाइबिलिटी क्रिएट हुई डी की डेथ के बाद। तो क्वेश्चन ये है कि सॉरी सी की डेथ के बाद, क्वेश्चन ये है कि सी की डेथ के बाद जो लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्या सी की प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल है? लॉ इसका जवाब देता है कि अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर हो जाए नोटिस दिए बगैर
और उसकी रिटायरमेंट के बाद, एग्जिट होने के बाद कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो तो सी लाइबल होता है। आपको याद होगा कंसेप्ट पार्टनर बाय एस्ट्रोपल में। लेकिन यहां पे जहन में रखिएगा उसकी एक्सेप्शन भी थी कि डेथ हो जाए तो अगर किसी को पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी उन डेट्स के लिए जो उसकी डेथ के बाद क्रिएट हुए। किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद जो डेट्स क्रिएट हुए, पार्टनर की प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल नहीं है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। डेथ के केस में पब्लिक नोटिस दिया ना देना कोई जरूरी नहीं है। यहां पे सी की डेथ के बाद गुड सप्लाई की गई, डेट क्रिएट हुआ और डी टोटली इग्नोरेंट था अबाउट द फैक्ट। डी को नहीं पता चला कि सी की डेथ हो गई है। ए एंड बी सब्सिक्वेंटली बिकेम इंसॉल्वेंट। कैन डी मेक सी स्टेट लायबल फॉर हिज डेथ? नो। डी सी की प्रॉपर्टी से, सी की स्टेट से रिकवरी नहीं करवा सकता। क्यों रिकवरी नहीं करवा सकता? क्योंकि डेट क्रिएट हुआ है सी की डेथ के बाद, और किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद जो डेट क्रिएट हो, पार्टनर उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होते उसके लिए। तो बी में सी पार्टनर लायबल नहीं है। आगे चले। क्वेश्चन 2, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द फर्म। ए डाइड, ए की डेथ हो गई। However, B and C continued the business without settling the account of the deceased partner. B और C ने बिजनेस कंटिन्यू किया, उसका जो डिस्क पार्टनर की डेथ हुई थी, एक ही उसका अकाउंट सेटल नहीं किया। अब आपको याद होगा, कंसेप्ट याद आ गया कि अगर किसी पार्टनर क्विट करे फर्म को, उसका डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, उसका कैपिटल सेटल ना किया जाए, तो उसके पास या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास दो ऑप्शन होते हैं। दो में से कोई भी एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कैपिटल बैलेंस के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लेते रहे। और दूसरी ऑप्शन, जितना उनका प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है उस लिहाज से प्रॉफिट में हिस्सा लेते रहे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, और ये किसकी मर्जी होगी कि कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। ये आउट होने, रिटायर होने वाले या डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग पार्टनर ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट देना है कि प्रॉफिट देना है, बल्कि जो पार्टनर की डेथ हुई है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो डिसाइड करेंगे कि हमने इंटरेस्ट लेना है या प्रॉफिट में से हिस्सा लेना है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए शेयर ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन। ए का कैपिटल का बैलेंस 1.2 मिलियन बनता था। आफ्टर 2 ईयर द अकाउंट्स वर सेटल्ड एंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन वाज पेड टू द लीगल हेयर्स। लीगल 2 साल के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1.2 मिलियन पे कर दिया गया। The legal heirs have now filed a suit claiming a share of profit for the 2 years amounting to rupees 100,000. B and C deny such share as A had ceased to be a partner from the date of his death. A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, भाई इन 2 सालों में जब तक आपने अकाउंट सेटल नहीं किया था, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से भी हिस्सा दो। हिस्सा 1 लाख बनता है। उन्होंने कहा जी हिस्सा दो। बी और सी ने कहा हिस्सा का एक ही तो डेथ होगी, वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं था, हिस्सा तो पार्टनर को मिलता है। ए की तो डेथ होगी, वो पार्टनर ही नहीं था, तो हिस्सा भी नहीं देना। बताइए कौन ठीक कह रहा है? लिख ली। ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ठीक कह रहे हैं। अगर अकाउंट सेटल नहीं हुआ तो जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता, ए का जो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो या इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने प्रॉफिट को सेलेक्ट किया, प्रॉफिट वाली ऑप्शन को, तो बिल्कुल उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख रुपया रिकवर करवाने के लिए इंटाइटल्ड है। ये उसने कहा गिव योर व्यूज ऑन द अबव सिचुएशन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। हमारा व्यू यही है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख रुपया रिकवर करवा सकते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर, क्योंकि ये उस पीरियड का है जिसमें डेट सेटल नहीं हुआ था। ए का कैपिटल का बैलेंस उसको नहीं मिला था। आगे चलिए। क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 मुझे लगता है क्लास में भी हमने डिस्कस किया, लेकिन बहरहाल फिर डिस्कस कर लेते हैं। 3 पार्ट है। गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन GRS गारमेंट्स. Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of supplier. रजा ने कहा कि भाई एक बहुत अच्छा सप्लायर है MP, इससे माल उठाते हैं, ये हमारा सप्लायर बनने के काबिल है, अच्छा माल देता है, इससे माल उठाते हैं, इससे खरीदा करेंगे। MP is owned by Gul and managed by his brother, but Gul did not disclose this fact. MP असल में एक दूसरा पार्टनर जो है गुल, उसकी मिल्कियत में है और उसका भाई उसको मैनेज करता है, लेकिन गुल ने इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। यहाँ पे रुक जाइए। अच्छा आप देखिए, अगर तो गुल खुद से कहता ना, गुल कहता कि भाई इस बिजनेस से, दूसरा जो बिजनेस है उसका, इससे परचेज कीजिए, तो हमारे जहन में आ सकता था कि लगता है कि फर्म के साथ कोई 2 नंबरी कर रहा है और हाई रेट्स के ऊपर फर्म से चीज़ें खरीदवा रहा है उस बिजनेस से,
कि वो बिजनेस से चीज़ें खरीदी जाए जो वो मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कहानी में क्या है कि जिस पार्टनर की का बिजनेस है वो पार्टनर नहीं कह रहा कि इस बिजनेस को सप्लायर्स में ऐड करो, बल्कि एक दूसरा पार्टनर कह रहा है। लेकिन याद रखें हर पार्टनर की ये ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज कंप्लीट फैक्ट, फुल फैक्ट्स। यहाँ पे हालांकि गुल ने प्रपोजल नहीं दिया कि मेरा बिजनेस ऐड करो, लेकिन चूंकि बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है और गुल उसका मालिक है, गुल की ड्यूटी थी बाकी सारे पार्टनर्स को ये डिस्क्लोज करता कि बिजनेस मेरी ओनरशिप में और मेरा भाई मैनेज कर रहा है। यानी जो भी उसका इंटरेस्ट था गुल को उसे डिस्क्लोज करना चाहिए था। हालांकि वो खुद प्रपोजल नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बिजनेस के साथ जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो गुल को ये डिस्क्लोज करना चाहिए था। When Raza and Sami became aware of the fact, they asked Gul to share with them the profits earned by MP on transaction with GRS. Under the provisions of Partnership Act, discuss whether Gul is bound to share profits as demanded by Raza and Sami. Yes, Gul is bound to share profit. क्यों? क्योंकि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे और कंप्लीट फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। यहाँ पे गुल सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्योंकि उसने डिस्क्लोज नहीं किया, हिडन रखा है इस कंसेप्ट को, इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को कि MP उसकी अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए जो इसके ऊपर प्रॉफिट होगा ये समझा जाएगा कि उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया गुल ने, और उसे इस प्रॉफिट का शेयर वापस पार्टनर्स को देना पड़ेगा जो फर्म के साथ ट्रांजैक्शन पे उसने प्रॉफिट कमाया है। बी इन 2014 माजिद एंड इबाद स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ सेल एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल अंडर द नेम ऑफ एमी मोटर्स। माजिद सोल्ड वन ऑफ द व्हीकल्स विच केम फॉर रिपेयर टू जाहिद फॉर रुपीज 10 मिलियन। एक व्हीकल रिपेयर करने के लिए आई, माजिद ने क्या किया, उस व्हीकल को जो रिपेयर करने के लिए आई थी 10 मिलियन में जाहिद को बेच दिया, यानी उसका मालिक नहीं था, धोखे से 10 मिलियन में बेच दिया। जाहिद ऑन फाइंडिंग आउट दैट माजिद डिड नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ द कार सूड एमईएम, जाहिद ने फर्म के ऊपर केस फाइल किया, या ये से मेरे फर्म के ऊपर केस फाइल किया। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 9 डिस्कस हु वुड बी लायबल फॉर डैमेजेस इन द अबव सिचुएशन। अब देखिए पहली चीज, चूंकि जो इबाद है, इबाद ने बेचा, किसने बेची थी? माजिद ने। चूंकि माजिद ने इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो व्हीकल सेल की है, तो इसीलिए क्योंकि उनका बिजनेस ही था सेल एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, तो इसीलिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर इसमें पार्टनर ने कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है, कोई फ्रॉड का रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो फर्म उसके लिए लायबल होगी। तो जाहिद को फर्म लायबल है, जाहिद को जितना नुकसान हुआ फर्म उसको कंपनसेट करेगी। ये तो हुआ एक्सटर्नल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन विद इन द फर्म क्या रूल है? विद इन द फर्म रूल ये है कि जितना भी नुकसान हुआ है वो डिफॉल्टिंग पार्टनर जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया था वो भरेगा। यानी जो भी कंपनसेशन फर्म ने जाहिद को की है वो माजिद को रीपे करनी पड़ेगी, कंपनसेट करनी पड़ेगी फर्म को। यानी एक्सटर्नल पार्टीज के लिए फर्म लायबल है, लेकिन विद इन द फर्म जो डिफॉल्टिंग पार्टनर है, जिसका फॉल्ट है, वो ही पूरा लॉस बेयर करेगा और वो फर्म को कंपनसेट करेगा। आगे चलिए। 4 ए पार्ट, तकी अजीज जोहेर एंड इकराम आर पार्टनर्स इन मून एंटरप्राइजेस। उनकी फर्म का नाम है मून एंटरप्राइजेस। एन अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, ठीक है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंगेज इन ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में इंगेज है, कर रहे हैं सेल परचेज का काम। इकराम कॉन्ट्रैक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म टू सप्लाई 2 टन्स ऑफ शुगर टू मोहसिन इन स्पेशल बैग ऑफ 8 kg ईच। इकराम ने एग्रीमेंट किया कि वो मोहसिन को 8 किलोग्राम के पैकेट में शुगर बना के देगा। However, इकराम पैक्ड द शुगर इन बैग्स ऑफ 10 kg ईच। लेकिन 8 किलो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 8 किलोग्राम का, लेकिन पैकिंग किसकी दी? 10 किलोग्राम के पैकेट बना दिए इकराम ने। कॉन्सिक्वेंटली मोहसिन एक्सेप्टेड द शुगर। बाद में मोहसिन ने तो शुगर एक्सेप्ट कर ली बट रिफ्यूज टू पे द फुल अमाउंट रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ ₹52,000 टू द फर्म। लेकिन मोहसिन ने कहा मैं पूरे पैसे अदा नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी, पार्टनरशिप का कंसेप्ट तो है ही है, साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको याद होगा कि अगर टेंडर एज पर स्पेसिफिकेशन हो लेकिन पार्टी एक्सेप्ट कर ले, डिलेड डिलीवरी थी फॉर एग्जाम्पल, पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो वो बाइंडिंग है उसकी फुल अमाउंट पे करने के लिए, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। मोहसिन यहां पे ये नहीं कह सकता था कि मैंने सारे पैसे नहीं देने।
अगर उसने डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया तो पूरे पैसे उसे देने पड़ेंगे। हाँ, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता था कि 8 के बजाय 10 किलोग्राम की पैकिंग की आपने, इससे मुझे नुकसान हुआ, डैमेजेस पे कीजिए मुझे। लेकिन जो शुगर की प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी मोहसिन को। In the light of provisions of Partnership Act, explain the following. Can Zuhair file a suit against Ikram for the recovery of the loss as it was caused due to Ikram's mistake? क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि तुम्हारे विलफुल निगलेक्ट की वजह से, तुम्हारे निगलेक्ट की वजह से फर्म को नुकसान उठाना पड़ा, कंपनसेट करो? यस, कर सकता है, क्योंकि विलफुल निगलेक्ट है इकराम का और उसे सारे का सारा लॉस खुद बियर करना पड़ेगा, वो फर्म को कंपनसेट करेगा। Second, can Moon Enterprises file a suit against Mohsin for the recovery of the full amount? Yes, Moon Enterprises मोहसिन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि भाई आपने चीजें एक्सेप्ट कर ली है ना हमारी, उन चीजों की फुल प्राइस दे। हाँ, मोहसिन के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? मोहसिन को जो नुकसान हुआ डैमेजेस, उसकी कंपनसेशन फर्म से क्लेम करवा सकता है, क्योंकि मोहसिन भी तो यहाँ पे थोड़ा एग्रीड पार्टी है ना। उसने 8 किलोग्राम का पैक का ऑर्डर किया था, उसे 10 किलोग्राम का डिलीवर कर दिया गया, तो पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन डिलीवरी ना होने की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा उसे, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आगे चलिए 4 का बी पार्ट। The partners in a firm had decided that no partner shall have the right to buy or sell goods beyond the value of rupees 500,000 without the consent of other partners. ठीक है, उन्होंने कहा कि 5 लाख से ऊपर कोई भी पार्टनर चीजों को खरीदे या बेचेगा नहीं। Owing to sudden slump को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है, सडन स्लम्प का मतलब है ये इमरजेंसी सिचुएशन को इस तरफ इशारा कर रहा है। Owing to a sudden slump in the market, the prices crashed and one of the partners, in order to save the firm from loss, फर्म को सेव करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, सोल्ड ऑल द पेरिशेबल स्टॉक वर्थ ₹700,000, उसने 7 लाख का सारा स्टॉक बेच दिया। हालांकि पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया था 5 लाख से ऊपर जो भी स्टॉक बेचना होगा बाकी पार्टनर से मशवरा करके फिर बेचा जाएगा, वरना नहीं। तो पहली चीज़ जहन में आती है कि जब इस पार्टनर ने 7 लाख 5 की बजाय 7 लाख की चीज़ें बेच दी विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर, तो उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। इज द फर्म बाउंड टू ऑनर दिस ट्रांजैक्शन? क्या फर्म इस ट्रांजैक्शन को ऑनर करने के लिए बाउंड है? यस, बाउंड है। क्यों बाउंड है? क्योंकि अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का कंसेप्ट है। सडन स्लम्प वाला कंसेप्ट हमें यह बता रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन थी और इमरजेंसी सिचुएशन में पार्टनर्स अपने अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है फर्म को नुकसान से बचाने के लिए। तो पार्टनर ने बिल्कुल ठीक किया। अब ये जो फर्म के ऊपर ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है और पार्टनर के ऊपर लायबल नहीं है कि वो इस लॉस को कंपनसेट करे, क्योंकि उसने इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्ट किया और लॉ इसकी इजाजत देता है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन फर्क क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का केस नहीं है, इसमें भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। फर्क क्या है? इसमें इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, नेक्स्ट में इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है। जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कह रहे तकी, साकिब एंड अबरार आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म. By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of ₹20,000 without the consent of other partners. यहां तक सिमिलर वही इंफॉर्मेशन है जो उसने प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे साथ शेयर की। आगे क्या कह रहा है? इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45,000 टू साकिब हु डिड नॉट कंसल्ट विद अदर पार्टनर्स. वाजिद थर्ड पार्टी थे, वाजिद को इस रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता था, इग्नोरेंट था, उसने 45,000 की ट्रांजैक्शन साकिब के साथ कर दी. In view of provision of partnership, explain whether the firm and its partners are liable to वाजिद under the above circumstances. क्या फर्म और उसके पार्टनर वाजिद को लायबल है? आंसर है यस. याद रखें, अगर पार्टनर्स आपस में कोई रिस्ट्रिक्शन एग्री की हो, वो थर्ड पार्टी पे उस वक्त अप्लाई होते हैं जब थर्ड पार्टी को नॉलेज हो. आपको याद होगा चैप्टर के दौरान हमने स्टडी किया था, चूंकि वाजिद को नॉलेज नहीं है कि साकिब के पास अथॉरिटी नहीं, इस रिस्ट्रिक्शन का नॉलेज वाजिद को नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन वैलिड है, फर्म इस ट्रांजैक्शन को मेट करेगी. हाँ, अब आगे चलते हैं एक स्टेप आगे. विद द फर्म क्या होगा? चूंकि साकिब ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, तो इस ट्रांजैक्शन पे अगर कोई नुकसान हुआ है तो साकिब को वो नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा. साकिब फर्म को कंपनसेट करेगा उस लॉस की वजह, जो उस लॉस की अमाउंट से जो उसकी अथॉरिटी से एक्सीड करने की वजह से फर्म को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा. लेकिन एक्सटर्नल पार्टीज, वाजिद के पॉइंट ऑफ से ट्रांजैक्शन वैलिड है, फर्म बाइंडिंग है. क्यों भला? क्योंकि वाजिद को इंफॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था इस रिस्ट्रिक्शन का. आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. अमजद एंजॉयज ए वेरी गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन द मार्केट.
काशिफ, ओनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिप्रेजेंट अमजद एज हिज पार्टनर। काशिफ ने अमजद को रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा पार्टनर है। कलीम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन सप्लाइड लैपटॉप टू काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट। कलीम ने कहा अच्छा अमजद तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो उसने काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स को उधार पे माल सप्लाई कर दिया। काशिफ डिफॉल्टेड एंड कलीम फाइल्ड ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट अगेंस्ट बोथ अजमल एंड काशिफ। करीम ने काशिफ, किसने लोन दिया था? कलीम ने केस फाइल कर दिया डिफॉल्ट होने पे दोनों के खिलाफ, अमजद और काशिफ के खिलाफ। Under the provisions of partnership act, analyze the above situation and explain whether Amjad would be liable to pay the outstanding amount to Kaleem। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप एक चीज नोट कीजिए, उसने ये नहीं बताया कि अमजद की कंसेंट शामिल थी कि नहीं इस रिप्रेजेंटेशन में, यानी इस रिप्रेजेंटेशन देने में अमजद ने अलाउ किया या नहीं किया। अगर तो ये रिप्रेजेंटेशन अमजद की मर्जी से दी गई, अमजद के सामने दी गई और उसने ना नहीं किया, या अमजद के नॉलेज में आई उसने ना नहीं किया, तो अगर ना नहीं किया, अमजद को पता चल गया था इस रिप्रेजेंटेशन का, उसने ना नहीं किया, तो ये अमजद पार्टनर बाय एस्टॉपल बन गया। इस केस में इस डेट को पे करने के लिए अमजद लायबल है, हालांकि एक्चुअली पार्टनर नहीं भी है, लेकिन पार्टनर बाय एस्टॉपल बन गया क्योंकि उसको रिप्रेजेंट किया गया था एज पार्टनर, और उसके नॉलेज में आने के बावजूद भी उसने उसको निगेट नहीं किया, ना नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। अगर तो अमजद के नॉलेज में ये चीज थी और उसने उसको रिफ्यूज नहीं किया तो फिर अमजद लायबल है। लेकिन यहां पे चूंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरी, फिर हो सकता है अमजद को पता ही ना हो। अब अमजद फर्ज कीजिए किसी दूसरे शहर में है और पीछे से कोई एक बंदा सप्लायर को रिप्रेजेंटेशन दे देता है, अब अमजद की बला जाने के कोई दूसरा बंदा जो है काशिफ, ये उसके बारे में क्या कहता फिर रहा है, उसको तो अमजद को पता ही नहीं है। अगर अमजद इस टोटली सारे इवेंट के बारे में अनअवेयर है, उसे नहीं पता, तो याद रखें लॉ ये कहता है कि अमजद ने तो किसी को इजाजत दी ही नहीं अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करने की, इस सूरत में अमजद लायबल नहीं होगा। तो याद रखिए अगर कोई एक पर्सन विलफुली खुद को रिप्रेजेंट करे या अलाउ करे कि दूसरे उसको रिप्रेजेंट करें एज पार्टनर और उसकी बेस के ऊपर लोन दिया जाए फर्म को, तो याद रखिए वो तो पार्टनर बाय एस्टॉपल बन जाएगा। लेकिन जिस पर्सन को पता ही नहीं है उसको पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाए और उसने कोई कंसेंट नहीं दी, उस सूरत में पार्टनर वो पर्सन लायबल नहीं होगा। तो यहां पे चूंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि अमजद के सामने या अमजद की कंसेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि नहीं, तो हम इसको दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। अगर तो ये रिप्रेजेंटेशन अमजद के सामने दी गई है, अमजद की कंसेंट के साथ दी गई है, तो फिर अमजद पार्टनर बाय एस्टॉपल है और इस डेट को रीपे करने के लिए लायबल है। लेकिन अगर ये अमजद की कंसेंट से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई तो फिर अमजद लायबल नहीं है, फिर सारे का सारा डेट काशिफ को ही पे करना पड़ेगा। ये था हमारा टेस्ट, इसके साथ हमारी टेस्ट की डिस्कशन भी खत्म होती है और हमारा लेक्चर भी यहाँ पे खत्म होता है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।